हम आवाज इरफान खानहू के साथ। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इरफान खान हूँ, एक दफ़ा फिर हम आवाज़ के साथ आपके सामने मौजूद है। आज हमारे साथ बहुत ही इंपॉर्टेंट गेस्ट मौजूद हैं, घोर शरीफ साहब, जो मास्टर लाइफ कोच हैं, रिलेशनशिप कोच हैं। जो हमारा करंट सिनेरियो चल रहा है, लॉकडाउन है, कोरोना वायरस है, उसमें डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। आई वॉज रिसेंटली रीडिंग अ रिपोर्ट जिसमें खास तौर पर वेस्ट के अंदर फ्रांस में, यूके में, अमेरिका, कनाडा में बहुत ज्यादा है। तो आज इस बारे में हम गौर शरीफ साहब की एक्सपर्टीज लेंगे कि सर इसकी क्या रीजन है। एंड लेट्स जॉइन गौर शरीफ साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, हाउ आर यू? Assalamualaikum. I'm very well. Alhamdulillah, I'm very well. Sir, thanks for giving us the time. My pleasure. सर, आपको एज वी जस्ट इंट्रोड्यूस्ड, आप माशाल्लाह यू आर एक्सपर्ट इन पर्सनल रिलेशनशिप, लाइफ कोच भी हैं आप। ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है इसके अंदर हमने रिसेंटली देखा डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा हो गया है। हाउ डू यू सी इट एंड व्हाई डू यू थिंक इट्स हैपनिंग नाउअडेज? देखें, बात ये है कि पाकिस्तान में डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो इसमें कोई शक नहीं कि बढ़ गया है। लेकिन ये जो बढ़ गया है डोमेस्टिक वायलेंस, इसका ताल्लुक कोरोना से नहीं है, कोरोना वायरस से नहीं है। आप सिर्फ ये कहें कि इट्स मार्च ऑनवर्ड्स ट्रेंड ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं है। ये ट्रेंड हमारी सोसाइटी में आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा है, अनफॉर्चुनेटली फॉर द लास्ट सो मेनी ईयर्स। और उसके वेरिएड रीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो भी हम वन बाय वन करके डिस्कस करेंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है, चूंकि लॉकडाउन है एंड पीपल आर कन्फाइंड इन अ हाउस और वो बाहर नहीं निकल सकते, तो वो जितनी भी फ्रस्ट्रेशंस हैं, वो जितने भी स्ट्रेसेस हैं, बी इट फाइनेंशियल, बी इट बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज, बी इट बिकॉज ऑफ एनी रीजन, ये उनका कंपाउंड इफेक्ट है जो लोग फेस कर रहे हैं इस पीरियड के अंदर, इन दिस पर्टिकुलर लॉकडाउन में। और उसमें देखें, जो लोग हैप्पीली मैरिड हैं, खुश रह रहे हैं अपने स्पाउसेस के साथ, अपनी फैमिलीज के साथ, उनको ये टाइम ब्लेसिंग लग रहा है। उनको ये जो लॉकडाउन है एक ब्लेसिंग लग रही है कि दे आर स्पेंडिंग टाइम विद देयर फैमिलीज। पहले उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, वो जॉब करते थे 9 to 5, घर 6 बजे 7 बजे आते थे, थके हुए आते थे, कोई चाय पी रहा है, कोई कुछ कर रहा है, और उसके बाद वो खाना खाया, टीवी देखा, सो गए, या बच्चों को कार में बिठाया और लेके चले गए घूमने फिरने। दैट काइंड ऑफ रूटीन थी। अब ये है कि पूरा दिन है उनके पास, फ्रॉम मॉर्निंग द टाइम दे गेट अप, फिर उसके बाद पूरा उनके पास दिन है, आफ्टरनून है, इवनिंग है, और लोग इसको रियली एंजॉय कर रहे हैं जो एक हैप्पी रिलेशनशिप में रह रहे हैं। अब हम बात करते हैं कि जो हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं रह रहे उसकी क्या रीजन है। देखें, जो हैप्पी रिलेशनशिप में नहीं रह रहे उनके रीजन जो हैं वो कोरोना से लिंक्ड नहीं है, कोरोना की वजह से एग्रीवेट जरूर हो गए हैं, लेकिन डोमेस्टिक वायलेंस अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ यूके से बहुत कम है, जो कि बहुत एडवांस्ड मुल्क है। फ्रांस से कम है, बहुत सारे मुल्कों से कम है अभी भी। अगर हम मिसाल दें उसकी, इवन इंडिया की, जो हमारा नेबर है, इंडिया की अगर हम मिसाल दें तो उधर भी बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है, और डोमेस्टिक वायलेंस का कोई हिसाब नहीं है अगर हम आस पास इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं। उसकी वजह यह है कि कुव्वत बर्दाश्त जो हम में थी किसी ज़माने में, वो आहिस्ता आहिस्ता स्ट्रेस इतने हो गए हैं हम डेली लाइफ में, अपनी रूटीन्स में, चीज़ों में से, उन स्ट्रेसर्स का इफेक्ट जो है हमारी डेली लाइफ पे आ रहा है। सर, गौर साहब, आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट को टच किया, कंपाउंड इफेक्ट है। ये जो अब निकल कर सामने आ रहा है, ये कंपाउंड इफेक्ट है। क्या आपका ख्याल है, थोड़ा सा हम लोगों को बता दें किस चीज का कंपाउंड इफेक्ट है, और कंपाउंड इफेक्ट ये कौन सी कमेटी थी जो आपने डाली हुई थी, अब ये निकल पड़ी है, जरा ये लोगों को बता दें। देखें, आई विल बी वेरी कैंडिड और ओपन, थोड़ी सी शायद लोगों को अच्छी भी ना लगे बात।
बात यह है कि जो पहले खाविंद अगर लॉयल था अपनी वाइफ के साथ तो वो अभी भी लॉयल है, और जो लॉयल नहीं था उसको बहुत गुस्सा चढ़ रहा है आजकल कि मुझे मौका नहीं मिल रहा बाहर जाके मिलने का जिससे वो मिलता था। ठीक है, तो लाइफ में मुख्तलिफ किस्म के हर एक की लाइफ में स्ट्रेसेस हैं। इस वक्त पाकिस्तान में अगर मैं देखूं, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, जो मेरे ऑनलाइन कोचिंग मुझसे करवाते हैं, अगर मैं एग्जैजरेशन से काम ना लूं तो जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं जो मेरे पास रेफर होके आते हैं उनमें से 25% का रीजन इनफिडेलिटी है। इनफिडेलिटी जो है, जो जिसको आप ये कहें कि वो अपने लाइफ पार्टनर के साथ जो है वो लॉयल नहीं है, चीटिंग कर रहे हैं। जी, चीटिंग कर रहे हैं। और इसमें मैं सिर्फ ये नहीं कहूंगा कि मर्द हजरात ही हैं, औरतें भी बराबर की इसमें शरीक हैं और वो भी हिस्सा डाल रही हैं इस काम में। पर द पॉइंट इज कि उनकी रेशो कम है बनिस्बत मेल हजरात के। मर्द हजरात को आदत होती है, सुबह निकल गए, दफ्तर चले गए और उसके बाद ऑफिस में पहले थोड़ा उधर ऑफिस में कोई किसी के साथ गपशप लगाई, फिर उसके साथ दोस्तों के साथ कहीं निकल गए। अब वो ये सारी चीजें वो मिस कर रहे हैं। गौहर साहब, ये जो आप बात कर रहे हैं ये बिकॉज वेस्टर्न माशरे में, जिस माशरे में मैं रह रहा हूँ, अमेरिका है, यूके है, फ्रांस है, कनाडा है, जो बहुत ही एडवांस्ड वेस्टर्न माशरे हैं, जहाँ औरतें भी उसी हिसाब से तनासुब से जॉब कर रही हैं जिस तनासुब से मर्द कर रहे हैं। तो ये क्या ये बात उस माशरे पे एज इट इज लागू होती है जिस तरीके से पाकिस्तानी माशरे में लागू होती है, जहां मर्द सुबह 8 बजे घर से गया, रात 7 बजे आ रहा है, और औरत भी फ्री हैंड, पूरा दिन फ्री हैंड है, और मर्द भी फ्री हैंड, ये पता ही नहीं है काम कर रहा है क्या कर रहा है, दोनों एक पूरे 12 या 16 घंटे के बाद मिल रहे होते हैं एक दूसरे के साथ। देखें, जो वेस्ट है, मैंने चूंकि मैं काफी अरसा रहा हूं वहां पे, मुझे आइडिया है यूरोप का भी, अमेरिका का, कनाडा का। वहां पे एज लॉन्ग एज दे आर इन रिलेशनशिप तो वो उनका जो है वो डेटिंग का और उसका वो गोइंग आउट वाला कॉन्सेप्ट तब तक रहता है when they are not steady with someone। किसी एक के साथ वो जब डेवलप कर लेते हैं फीलिंग्स, उसको लिव इन पार्टनर कह लें, उसको वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप कह लें या जो भी, then they are serious and they try to work on it। हमारे मुल्क में जो है, हमारे मुल्क में वैसे आपको एक चीज बताऊं कि पूरी दुनिया में जो अरेंज्ड मैरिजेस हैं इसकी रेशो ज्यादा है बनिस्बत लव मैरिजेस के, और ये तकरीबन 55% है वर्ल्ड ओवर। 55% आर अरेंज मैरिजेस एंड 45% आर लव मैरिजेस। अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि कौन सी मैरिजेस कामयाब होती हैं। वो मैं आपसे जो लेटेस्ट इसके ऊपर रिसर्च हुई है 2018 में अमेरिका में, वो भी आपसे शेयर करूंगा। वो डॉक्टर्स की जो थीसिस है वो भी आपसे शेयर करूंगा। सही। लेकिन हम आते हैं वापस पाकिस्तान के तनाजर में, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में कि इशू पाकिस्तान में क्या है। पाकिस्तान में इशू ये है कि ज्यादातर कमाने वाला एक है, मर्द है। औरत जो है वो डिपेंडेंट है टोटली मर्द की उसके ऊपर, सपोर्ट के ऊपर। अच्छा, अब वो रिलेशनशिप जब वो सार होती है, रिलेशनशिप अगर खराब होती है और वो नहीं रह सकती अपने घर के अंदर बिकॉज ऑफ हर इन लॉज या हस्बैंड की इनफिडेलिटी की वजह से, या और रीजंस हैं, कोई कुछ जो है उनको बहुत ज़्यादा कोई उनको कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं मिलती। और कुछ लोग तो जो शादी करते हैं पाकिस्तान में वो ऐसे करते हैं जैसे उनके पास कोई और काम रह नहीं गया था तो उन्होंने कहा चलो शादी कर लें। अक्सर लोग मेरे पास जो आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हाँ जी, वो मैंने ये सोचा कि बड़ा भाई भी चला गया स्टेट्स और मेरी सिस्टर की भी शादी हो गई तो पीछे मैं ही अकेला रह गया था, और आपको पता है मैं बिजनेस के सिलसिले में बहुत आगे पीछे जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, तो मैंने कहा मैं शादी कर लूँ। तो मेरा उनसे क्वेश्चन ये होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा ट्रेवल करते हैं, यू आर नॉट इन वन प्लेस, तो आप क्या अपनी वाइफ को साथ लेके जाते हैं? तो उनका अक्सर का यह जवाब होता है, मेजॉरिटी का ये जवाब होता है, नहीं, पीछे फिर अम्मी को कौन देखेगा। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अम्मी को देखने के लिए आपने शादी नहीं करनी। आपने अगर अम्मी के लिए रखना है तो किसी केयर गिवर को रखें, किसी मेड को रखें। आपकी वाइफ जो है वो केयर गिवर नहीं है आपकी मदर की। तो नंबर 1। गौर साहब, इसका ये मतलब हुआ दोनों सोसाइटीज की रीजनिंग डिफरेंट है। आप अगर मैं आपकी बात को मैं समझने की टू द कोर कोशिश करूं, पाकिस्तानी माशरे में इखलाकियात की प्रॉब्लम ज्यादा है। तो जहाँ वो जो चीटिंग हो रही है या और वेस्टर्न माशरे में माइट भी आप कह सकते हैं कनेक्शन की कमी है, जब वो चीज नहीं मिलती तो वो कहीं बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तानी माशरे में मेजॉरिटी तो बड़े अच्छे लोग हैं। पाकिस्तानी माशरे में बड़े अल्लाह रसूल वाले लोग हैं, बहुत नेक परहेजगार लोग हैं, और बहुत सारी खवातीन ऐसी हैं जो सब कुछ बर्दाश्त कर रही हैं अपने माँ बाप की इज्जत की खातिर, अपने खानदान की इज्जत की खातिर, कि वो उनकी नाक कट जाएगी, और वो हर किस्म के अब्यूज से गुजर रही हैं। बड़ी अच्छी पढ़ी लिखी खवातीन, वेरी वेल एजुकेटेड फ्रॉम वेरी वेरी गुड बैकग्राउंड्स, वो सिर्फ इसलिए उस टॉर्चर से गुजर रही हैं और वो अजाब से गुजर रही हैं, वो अजाब झेल रही हैं कि उनके खानदान की नाक ना कट जाए। नाउ दिस इज वेरी सैड एंड वेरी सैड स्टेट ऑफ अफेयर्स कि वो अपने खानदान की खातिर वो सारी जिंदगी गुजार देती हैं। उनको पता है उनका हस्बैंड ड्रिंक करता है, उनको पता है उनका हस्बैंड जो है वो मनाइज करता है, उनको पता है उनका हस्बैंड में कोई खूबी नहीं है, सारी खराबियां हैं, एंड एट टाइम्स वो अपनी सारी जिंदगी इसी में गुजार देती हैं। और वो बेचारी जब वो वर्बल अब्यूज को बर्दाश्त करना शुरू कर देती हैं, कुछ अरसे के बाद वो वर्बल अब्यूज जो है फिजिकल अब्यूज में कन्वर्ट हो जाती है, और फिर वो फिजिकल अब्यूज जो है फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस का दर्जा अख्तियार करती है। मेरे पास कितनी लड़कियां आई रोती हुई, स्वॉलन आईज के साथ, और उनके ब्रूजेस थे उनके मुंह के ऊपर, उनके हाथों पे निशान थे, उंगलियों पे उनको इस बुरी तरह से मारा गया था, किसी के हाथ फ्रैक्चर था, किसी का तो ये तो सर आपने मुझे सिम्टम्स बताए, इसका वो क्योर क्या है? आप क्योर क्या देते हैं? देखें, क्योर जो है ना, जो मर्द हजरात ऐसे करते हैं, पहले उस पे बात कर लेते हैं, फिर खवातीन भी ऐसी हैं जो ये करती हैं। और अच्छा, गौर साहब, आप पहले वेस्ट अपने ईस्ट के माशरे का बताएगा, फिर हम वेस्ट की बात करेंगे, बिकॉज दोनों की रीजनिंग अलग है, दोनों का क्योर भी अलग है। जी जी। मैं जिसकी बात करने लगा था, वैसे इजिप्ट की बात करने लगा था। इजिप्शियन औरतें जो हैं वो वर्ल्ड फेमस हैं वो हस्बैंड बीटिंग में, तो मैंने कहा वो एक जिक्र हो जाए लाइटर टोन में। एनीवे, पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि जो खवातीन उस वायलेंस से गुजरती हैं, वो उनके लिए ये मेरा मैसेज है कि प्लीज जब ये स्टार्ट हो तो ये कभी मत सोचिएगा कि बच्चे हो जाएंगे तो वो ठीक हो जाएगा, या बेटी पैदा हो गई है अब वो ठीक हो जाएगा। वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि जो उसका एंगर मैनेजमेंट का इशू है, जो उसकी पर्सनैलिटी के इश्यूज हैं, जो उसका लो इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, लो स्टीम है, बहुत सारी चीजें, इवन पीपल हु एंड अप इन फिजिकल वायलेंस, उनमें से मेजॉरिटी तो मैं नहीं कहता, लेकिन सिग्निफिकेंट नंबर इज बिकॉज ऑफ मेंस फर्टिलिटी। वो भी एक इम्पोर्टेंस का इशू भी होता है कि वो फिर ड्राइव करती है वो चीज टू शो कि जी आई एम वेरी पावरफुल। वो बहुत मारते हैं अपनी वाइफ्स को। तो इसके बहुत सारे रीजंस हैं, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। इट्स नॉट वन साइज फिट ऑल, सर्कमस्टेंसेस पे डिपेंड करता है। तो मेरी एडवाइस जनरलिस्टिक हो सकती है, होलिस्टिक नहीं हो सकती कि हर एक के ऊपर वो अप्लाई हो। As you just said, is not a one size fit approach for all. We need to understand ये भी कि हम जिस the part of society we come from, we belong to a shame based society, जहाँ we live in a culture of dependency, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड बहुत ज्यादा करते हैं। तो यहाँ पे जो ये सर हमारा
जितने आपने इश्यूज बताए ये फ्रॉम द चाइल्डहुड आ रहे होते हैं, क्योंकि कुछ तो वेस्ट के अंदर बहुत ज्यादा इश्यूज मैं देखता हूँ आते हैं जहां ब्रोकन फैमिलीज होती हैं, सिंगल पेरेंट्स होते हैं, वहां से ये बहुत एहसास कमतरी और ये चीजें चली आ रही होती हैं। क्या पाकिस्तान के सिनेरियो में जहां ब्रोकन फैमिलीज इतनी ज्यादा शायद नहीं है इन कंपैरिजन टू द वेस्ट, मगर क्या ये कहना दुरुस्त होगा ये ब्रोकन फैमिलीज तो नहीं है मगर विद इन द फैमिली सिस्टम इज ब्रोकन? फैमिली माँ बाप एक जगह है मगर सिस्टम ब्रोकन है, वायलेंस हो रहा है, अब्यूज हो रहा है, गाली गलौच हो रही है, ये चीजें वो एक अंदर पनप रही होती हैं उस बच्चे के जो वो देखता पल बढ़ रहा होता है। जी, पाकिस्तान में जो इशू है या आप कहिएगा सब कॉन्टिनेंट में, जिसमें इंडिया भी शामिल है, बांग्लादेश भी शामिल है, इस रीजन पूरे के अंदर जो चीज है नुमाया वो ये है कि हमारे मुल्कों में लड़का जो है जब वो पैदा होता है तो बहुत ज्यादा खुशियां मनाई जाती हैं, और जब लड़की पैदा होती है तो वो उतनी खुशी नहीं मनाई जाती। और उस दिन से वो लड़की बेचारी इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होती है और लड़का एक सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में और एक डोमिनेंस के मोड में होता है। फैमिली में उस लड़के की अपब्रिंगिंग इसलिए होती है कि कल को उसने घर संभालना है, लड़की ने, और लड़के ने जो है बिजनेस संभालना है, तो उनको डिफरेंट तरीके से ट्रीट किया जाता है। लड़कियों को डिसीजन मेकिंग में नहीं बिठाते। फॉर एग्जाम्पल, जब लड़के या मर्द हजरात सारे बैठते हैं डिनर टेबल पे और वो ये डिस्कस कर रहे हैं कि हमने कहाँ पे नया घर खरीदना है या कौन सी नई कार खरीदनी है, तो उस डिस्कशन में लड़की नहीं शामिल होती। वो लड़की खास बेटी हो उनकी, या उनकी बहन हो, या उनकी माँ हो, या उनकी बीवी हो, वो जेंडर जो है उसको पाकिस्तानी माशरे में अभी भी ईयर 2020 में लाहौर की मैं बात करूं, कराची की बात करूं, इस्लामाबाद की बात करूं, इन शहरों में भी वो बेटियों को, लेडीज को, घर वाली खवातीन को पैसा देते हैं, ड्राइवर देते हैं, कार देते हैं टू गो अराउंड, टू शॉप अराउंड, लेकिन डिसीजन मेकिंग में नहीं शामिल करते। गौहर साहब उसकी वजह से क्या होती है? गौहर साहब एक चीज मैं कहूंगा, क्योंकि जिस तरीके से आई हैव बीन ब्रॉट अप, आई हैव सीन घरों के अंदर, मैंने भी ये अपनी जिस सोसाइटी में वी बीन ब्रॉट अप, मैंने देखा घरों से रिलेटेड डिसीजन तो हमने ज्यादातर माँ को लेते देखा है, तो घरों के बाहर के डिसीजन मैंने यही देखा है मर्द को लेते देखा है। क्यों ये बात सही ना होगी? आप जो बात कर नहीं, जो आप बात कर रहे हैं ना वो घर की मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं कि घर में खाना क्या पकेगा, या फर्नीचर कौन सा खरीदना है, या टेपेस्ट्री का चेंज करनी है सोफास की, या कटलरी या क्रॉकरी क्या खरीदनी है। ये डिसीजंस की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। घर नया कहाँ पे खरीदना है, डिफेंस में खरीदना है, क्लिफ्टन में खरीदना है, इस्लामाबाद में खरीदना है, कितने स्क्वायर यार्ड्स का होगा, किस कॉन्ट्रैक्टर से बनवाना है, ये डिसीजन जो है ये हमेशा मर्द हजरात करते हैं, खवातीन को बहुत कम शामिल किया जाता है। ये बात जब प्लॉट खरीद लिया जाता है, घर बनना शुरू हो जाता है, फिर वो एक्सपेक्ट करते हैं कि उधर ड्यूटी जो है वो बीवी दे, वो बच्चों को स्कूल छोड़ के आए पहले, फिर उसके बाद जाके उनके ठेकेदार के सर के ऊपर खड़ी हो, वो ये भी चेक करे कि सीमेंट की बोरियां तो नहीं चोरी हो रही वहां से। आई हैव बीन थ्रू ऑल दिस स्टेजेस, मैंने लोगों को बहुत करीब से देखा है, मेरी हॉबी है ऑब्जर्व करने की और मेरा पैशन है लाइफ कोचिंग। तो मेरी जो टॉक होती है वो रियली प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन किस्म की अप्रोच होती है। मैं वो जो नॉर्मल साइकोलॉजिस्ट की जो होती है वो सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी और बाकी उन वो स्ट्रक्चर्ड मेथड पे नहीं मैं लोगों को ही करता, मैं रूट कॉज में जाता हूँ। जो रिलेशनशिप के इश्यूज हैं जो हम अभी बात कर रहे हैं, इनका ताल्लुक अर्ली चाइल्डहुड से है। जब 0 to 7 इयर्स की एज होती है, जो इम्प्रिंट एज होती है, उसमें जो वो लड़का देख रहा है, जो सुन रहा है, जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो उसके घर का माहौल है, वो उसकी रियलिटी बन जाती है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास एक कपल आया था आज से कुछ साल पहले, साल से ज्यादा ही हो गया जब मैं पाकिस्तान में था, अब तो मैं पाकिस्तान से मूव आउट कर गया हूँ वंस अगेन। तो कपल आया था, इनफैक्ट लड़की आई थी, वो बाद में आया था उसका जो हस्बैंड है।
she was in early 20s and within 4 months of their marriage she was looking for a divorce. और उसकी रीजन ये थी कि उसका जो बंदा था, हस्बैंड था, जिसको वो जानती थी यूनिवर्सिटी से फॉर द लास्ट 4 years, वो फेथफुल नहीं था, लॉयल नहीं था। तो वो जो है उसको आदत थी जो पहले एज अ बैचलर वो हरकतें करने की, वही वो कंटिन्यू कर रहा था। पहले जमाने में यह होता था कि ये चीजें छुपी रहती थी या कोई पर्दा डाल देता था। अब ये ना चीजें छुपी रहती हैं ना कोई पर्दा डालता है, क्योंकि हम एक तो इसमें बड़ी प्राइड वो लेते हैं, लोगों के सामने बैठ के हम बताते हैं, इसमें मर्द हजरात खास तौर पे कि जी मेरी 2 गर्लफ्रेंड्स हैं, 3 हैं, या मैंने आज उसको टाइम दिया हुआ, आज उसको। तो क्योर क्या है जो है गौर साहब, हमने जिस तरह हमने सिम्टम्स की बात की है, कॉजेस की बात की है, अब कॉज क्योर क्या है? वेस्टर्न सोसाइटी का क्योर क्या है इसके लिए? देखें, ईस्टर्न सोसाइटी जो हमारी है, इसमें जब तक हम फॉलो करेंगे अपनी ईस्टर्न वैल्यूज, अपने नॉर्म्स, तो ये इश्यूज रिजॉल्व होंगे। और ये रिजॉल्व उसी सूरत में होंगे जब बड़े बुजुर्ग कोई बीच में बैठेंगे, वो पैचअप कराएंगे। और बड़ा ज़रूरी है कि वो बिहेवियर चेंज हो। होता क्या है कि लोग अपोलोजाइज कर लेते हैं, वो कह देते हैं आई एम सॉरी, वो 3 वर्ड बोल देते हैं, लेकिन बिहेवियर में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, वही बिहेवियर रहता है। तो ये वो फिजिकल अब्यूज़ हो, वर्बल अब्यूज़ हो या किसी किस्म की अब्यूज़ हो, उसका डोमेस्टिक वायलेंस से जो ताल्लुक होता है, जो बाद में बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, उसका रूट कॉज अगर आप देखेंगे तो अर्ली चाइल्डहुड से होता है। और वो लड़का अपने घर का माहौल देखता है, जिस घर में उसकी माँ की इज्जत नहीं होती या उस घर में किसी और की ख़वातीन की इज्जत नहीं होती, वो बड़ा होके उसके लिए नॉर्मल रूटीन होती है। वो जिसकी मैं बात कर रहा था, उसमें उसके फादर ने 2 शादियां की हुई थी, और 2 शादियां तो वो थी जो ऑन पेपर थी, उसके अलावा भी बहुत कुछ था। तो उसके लिए ये रूटीन थी कि कोई ऐसी बड़ी बात नहीं, क्या होता है यार, मैं उसकी सारी चीज़ें तो पूरी करता हूँ, नीड्स तो पूरी करता हूँ, उसको खर्चा भी देता हूँ। नाउ दिस इज समथिंग, अ माइंड सेट। ये माइंड सेट चेंज करना पड़ेगा और इसके लिए बड़ी एफर्ट की ज़रूरत है। फैमिलीज को अपनी कोर वैल्यूज़ को रिविजिट करने की ज़रूरत है, उनको ये देखने की ज़रूरत है कि उनसे कहाँ कहाँ गलती हो रही है, और वो गलतियाँ जो हैं वो अर्ली चाइल्डहुड में उन बच्चों को, जब वो रोल मॉडल्स देखते हैं अपने माँ बाप को, वहाँ सीव करते हैं एज द रियलिटी, और उसी को लेके वो फिर चलते अच्छा, अगर हम इस चीज को रैप अप करें ईस्टर्न माशरे को, तो आप कह रहे हैं ये जो आपने इनिशियली बोला ये कंपाउंड इफेक्ट है, वो जो माँ बाप ने कमेटी डाली हुई थी, डाल रहे थे, वो बच्चे की निकल आई है। बच्चा जो अब बीवी के साथ कर रहा है या बीवी जो मर्द के साथ कर रही है, ये वही चीजें हैं जो आप उनके दिलों में, दिमागों में, यू जस्ट कीप पुटिंग इन। नाउ दैट्स अ कंपाउंड इफेक्ट व्हाट यू सी आफ्टर 25 और 30 years, right? एग्जैक्टली क्योंकि 0 to 7 years इम्प्रिंट एज है, 7 to 14 जो है वो मॉडलिंग एज है। वो रोल मॉडल्स को फॉलो करते हैं, लड़का बाप को कॉपी करता है, बेटी माँ को कॉपी करती है, बेटी उसी किस्म का पर्स, वो चीज़, वो शूज, वही हील्स वो पहनने की कोशिश करती है, बेटा बाप जैसा मोबाइल रखने की कोशिश करता है, ड्राइवर को भी वैसे ही बुलाता है जिस स्टाइल से उसका बाप बुलाता है। दे ट्राई टू कॉपी देयर रोल मॉडल्स। और फिर बाद में जो 14 to 21 है, विच इज द सोशलाइजिंग एज, वो ही बिहेवियर एग्जिबिट वो करते हैं जो रोल मॉडल्स का होता है या उन्होंने एक्वायर किया होता है 0 to 7 years की एज में। सो दिस इज स्टेजेस, वेरियस स्टेजेस। और लेकिन रूट जी, और साहब आपने जिस तरह एक बात की, ये तो जिस तरह आपने बात की ड्राइवर की, घर की, ये तो एक हम कह रहे हैं ये वो क्लास है जो अफोर्ड इन चीजों को कर सकते ही है, मगर मोस्ट ऑफ द मिडिल एंड लोअर क्लास इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल बैकग्राउंड, फाइनेंशियली उनकी भी अगर हम क्योंकि हमारा मेजॉरिटी पाकिस्तान मिडिल एंड लोअर क्लास इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस में अगर मैं बात करूं आता है, मोर देन 90% ऐसा ही, 95% आई थिंक ऐसा ही है। क्या उनके भी इश्यूज को हम इन्हीं क्लास डिफरेंसेस की मुताबिकत से एड्रेस नहीं करना चाहिए हमें?
या सबका एक ही इशू रखेंगे हम? ड्राइवर के साथ जो एटीट्यूड था, या काम करने वाले के साथ जो एटीट्यूड था, या मेरे वालिद साहब का खाना बनाने वाली खानसामा के साथ जो एटीट्यूड था, मगर जो गरीब या मिडिल क्लास जो वहां जहां ये चीजें नहीं है, उनका कैसे करते हैं फिर कंपैरिजन? देखें देखें, ये जो क्लासेस है ना, इसका अपब्रिंगिंग से ताल्लुक नहीं है, अपब्रिंगिंग का वैल्यू से ताल्लुक है, क्लास से नहीं है। वैल्यूज जो हैं वैल्यू सिस्टम से आती हैं, आपकी स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट से आती हैं, आपके फैमिली बैकग्राउंड से, पेरेंटल वो कोचिंग से, टीचिंग से। ये सारी चीज़ें, आपके पास पैसे हैं, आप अमीर हैं नहीं हैं, आप किसी स्कूल में पढ़ाते हैं या आप किसी मिल में मजदूर हैं, रिगार्डलेस क्या है, आपके घर का माहौल क्या है, जो आपके घर का माहौल है वो बच्चे देख रहे हैं, बच्चे कंडीशन हो रहे हैं, दे आर प्रोग्राम्ड। वो जो बच्चा पैदा होता है वो अपने साथ ऑपरेटिंग सिस्टम लेके आता है, उसमें सॉफ्टवेयर कोई नहीं होती, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर हम डालते हैं 0 to 7 ईयर्स की एज में। वो सॉफ्टवेयर क्या होता है? जो हमारा बिहेवियर होता है, जिस तरह से हस्बैंड एंड वाइफ ट्रीट करते हैं एक दूसरे को, बच्चे वो देख रहे होते हैं। जो बेटियां बड़ी होके ये कह रही होती हैं इन देयर टीन्स या अर्ली टीन्स, वो ये कह रही होती हैं मामा मैंने शादी नहीं करनी बड़े होके, तो इसके पीछे क्या चीज होती है? इंडियन फिल्में भी ये तो है, इंडियन फिल्म और ये दूसरी फिल्म से भी तो आजकल हमारे बच्चे बहुत खराब हो रहे हैं। हाँ, लेकिन इंडियन फिल्म हमारा अपना है वो, हमारा अपना ड्रामे भी हैं गौर साहब, वो भी बहुत नेगेटिविटी दिखा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, नेगेटिविटी दिखा रहे हैं बहुत सारे, लेकिन एट द सेम टाइम अवेयरनेस भी फैला रहे हैं। तो आप ये नहीं कह सकते, जो बच्चे इस वक्त 0 to 7 ईयर्स की एज में है ना, उन पे फोकस करना चाहिए हमें, क्योंकि उनके ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाए, उनको ज्यादा वो अटेंशन दी जाए। जो 7 to 14 है वो फिर इन्फ्लुएंस हो गए, उनको भी मैनेज करना है हमने, 14 to 21 को भी हमने करना है, ये नहीं कि उनको नहीं करना कि अब कुछ नहीं हो सकता, वी हैव टू। लेकिन होता कब है? जब आप खुद रोल मॉडल बने। अगर बाप सिगरेट पीता है तो बेटा भी सिगरेट पिएगा। बाप की डब्बी अगर पड़ी है वो उसमें से निकाल के चोरी पिए या बाजार से खरीद के पिए या दोस्त से मांग के पिए, बेटा लाजमी सिगरेट पिएगा, बहुत ज्यादा चांसेस है जी। ठीक है, आप कह सकते हैं कि 10 में से 9 केसेस में ऐसा होगा, एक में नहीं भी हो सकता। जो घर का माहौल होता है, अगर घर का माहौल इस किस्म का है, लोग नमाज पढ़ने बाकायदगी से मस्जिद में जाते हैं, तो सारे बच्चे जाएंगे। एक आध होगा जो कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, उसको डांट पड़ेगी, उसको प्यार से समझाया जाएगा, इवेंचुअली वो भी जाना शुरू हो जाएगा। कितना उसका दिल लगता है नमाज में ये और बात है, वो कितना पढ़ेगा, कितने वो सिपारे हिफ्ज करेगा, क्या करेगा, वो उसकी इंडिविजुअल एफर्ट पे डिपेंड करता है और उसकी अपनी लाइकिंग पे डिपेंड करता है। लेकिन वो एक रूटीन में जरूर आ जाती हैं चीजें, जो घर का माहौल होता है। अच्छा, अब जिन घरों में फॉर एग्जांपल अब बाप ड्रिंक करता है, बहुत हैवी ड्रिंकर है, मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आए, और वो आके घर आके रात को, किसी रात के पिछले पहर आके घर में आके अपनी वाइफ को मारता है, तो वो बच्चे छुप के देखते हैं, बिस्तरों के नीचे छुप के देखते हैं, अपने कमरे में देखते हैं, माँ की चीखों की आवाज आ रही है, माँ रो रही है या माँ बाप की लड़ाई हो रही है। आपका ख्याल है कि वो इन्फ्लुएंस नहीं हो रहे, उनके वो इम्प्रेशन नहीं बन रहे, उनके दिमाग में वो चीजें नहीं आ रही? कुछ अरसे के बाद ह्यूमन माइंड जो है ना, ये देखें, इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स मशीन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक नुक्ता है, समझिएगा इसको, कि ह्यूमन माइंड जो है वो बिलियंस ऑफ प्रोसेसेस करता है। जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो बिलियंस ऑफ मेगाबिट की इंफॉर्मेशन पास ऑन कर रहे होते हैं। हर चीज जो है प्रोसेस हो रही होती है, हर मूवमेंट, मेरे आई लैश भी जो मूव करती है, उससे लेके मेरे फुट का टो जो है वो भी मेरे किसी थॉट के कमांड के नतीजे में मूव करता है। ये जो मेरी उंगली इस वक्त हिल रही है, इसको भी मैं कमांड दे रहा हूँ। ये सारी चीजें जो हैं, ये जो हैं, ये ह्यूमन माइंड के अंदर एक थॉट से ये प्रोपेल होती हैं या ट्रिगर होती हैं। तो ह्यूमन माइंड के अंदर जो चीज आप डालते हैं वो उसको रियल समझता है। ह्यूमन माइंड बहुत कैपेबल है,
but at the same time it cannot differentiate between real and perceived. जो वो बार बार देखता रहता है, सुनता रहता है, बताया उसको जाता है, वो उसकी रियलिटी बन जाती है, वो उसको परसीव एज रियलिटी करता है। जो लोग मुझे तो बहुत करीब से देखने का मौका भी मिला उन सुसाइड बॉम्बर्स को या उन फनाटिक्स को जो कोई एक पर्टिकुलर रेडिकल ग्रुप को बिलोंग करते हैं या किसी एक आइडियोलॉजी के सपोर्टर्स हैं। मेरे पास लोगों को लाया जाता है, इनका ब्रेन वॉश करो, इनका ये करो। द पॉइंट इज वो इतनी उनकी कंडीशनिंग हो चुकी होती है उनके सबकॉन्शियस माइंड की, जो कि 95% ऑफ द टाइम हम जो काम करते हैं बिकॉज ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की वो कंडीशनिंग की वजह से करते हैं, कि उसको एरेडिकेट करना, उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वो जो पार्ट है वो पेरेंट्स प्ले कर सकते हैं, तो इवन टीचर्स भी नहीं प्ले कर सकते। और साहब इसका मतलब है सबसे पहले हमें अपनी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, और वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के बाद उसको अपने एक्शंस के साथ जोड़ना पड़ेगा। मेरी वैल्यूज ये हैं, मेरी वैल्यूज ये हैं, मैं इन वैल्यूज के जो भी हस्बैंड एंड वाइफ हैं, दे मस्ट नीड टू नो द वैल्यूज दे लिव अराउंड। सही, अपनी वैल्यूज को जान के और फिर अपने वैल्यूज का अपने एक्शन से जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तो सारा टाइम जिंदगी में फ्रिक्शन एंड फसाद ही होता रहेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, बात यह है कि जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम एग्जिबिट करते हैं, वो हमारे बच्चे देखते हैं और बच्चे बड़े होके फिर वही चीज वो करते हैं। तो आपको इस चीज का ख्याल करना है कि हस्बैंड एंड वाइफ जो है वो जब एक रिलेशनशिप में हैं और दे कैन नॉट पुल अलोंग, और वो रिलेशनशिप टॉक्सिक होती जा रही है, वो खराब होती जा रही है, तो देयर इज नो पॉइंट इन कंटिन्यूइंग इन दैट रिलेशनशिप। लोग कहते हैं कि मैं इस घर में ब्याह के गई थी, अब मेरा जनाजा निकलेगा। आपका तो हो सकता है जनाजा निकले या ना निकले, वो तो डिपेंड करता है आपके लाइफ स्पैन के ऊपर, लेकिन आपके बच्चे जो हैं वो दे आर गोइंग थ्रू एनॉर्मस स्ट्रेस। वो जो हैं वो इस जब स्ट्रेस से गुजरेंगे तो उनकी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 80% स्ट्रेस जो है इट लीड्स टू डिप्रेशन, इट लीड्स टू सीरियस मेंटल हेल्थ इश्यूज। इसका मतलब एंड ऑफ द टॉक अगर हम ये देखें, जो हमने ईस्टर्न माशरे की बात की, वैल्यूज को एक्शन के साथ जोड़ें, वैल्यूज को एक्शन के साथ जोड़ें, तो तब आपके मसाइल हल होना शुरू हो जाएंगे। बट गौर साहब, आप जिस तरह मैं आई एम कीप कमिंग बैक टुवर्ड्स द वो जिस तरह आपने स्टार्टिंग में कहा कंपाउंड इफेक्ट। कंपाउंड अगर जो रिलेशनशिप होता है इसमें सबसे पहले अगर इफ आई एम नॉट फिजिकलिटी, एक आपकी फिजिकल अट्रैक्शन होती है, फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग आपकी एक मेंटल होती है, फिर आपकी इमोशनल होती है। जो मुझे लगता है हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा मिसिंग है, वो एक स्पिरिचुअल अप्रोच भी मिसिंग हो चुकी है। एम आई राइट सर? देखें, मैं आपको बताऊं कि जो हमारी सोसाइटी इस वक्त ईयर 2020 में है, वो इस वक्त एक बहुत बड़े एक चैलेंज से गुजर रही है। वो मैं चैलेंज इसलिए कहूँगा कि वो खा वो दूध वाला हो, खा वो बिजनेसमैन हो, खा वो एंटरप्रेन्योर हो, मिलियनर हो, whatever he is or whatever she is, they are most of the time on their WhatsApp और Facebook। सोशल मीडिया की वजह से 55% एंजाइटी आती है, ये लेटेस्ट रिसर्च है। जो हम पी रहे हैं वो उसकी हम पिक्चर पोस्ट कर रहे हैं, जहां हम वेकेशन पे जा रहे हैं उनकी पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, जिस अच्छी जगह पे शॉन्ज़ेलीज़े में घूम रहे हैं, हम किसी जगह पे घूम रहे हैं, पीछे वो टावर है और उसकी पिक्चर्स हम खींच रहे हैं, बोट पे, यॉट पे, क्रूज पे, कहीं पे गए हैं उसकी पिक्चर्स पोस्ट कर रहे हैं फेसबुक पे, इंस्टा पे। उससे क्या होता है, फीलिंग ऑफ एनवी, जेलसी आती है, और वो फीलिंग ऑफ लेस, आई एम नॉट गुड इनफ या आई डोंट हैव दोज रिसोर्सेज, वो आती है। अब ये चीजें जब आपके माशरे में हैं, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ व्हेन दे गेट मैरिड, हमारी जो खवातीन है स्पेशली पाकिस्तान की,
वो शादी के फौरन बाद ही अपना ख्याल रखना छोड़ देती हैं कि मेरी तो अब शादी हो गई है। फिर उसके बाद वो कहती हैं मेरे अब 2 बच्चे हो गए हैं। भाई 2 बच्चे हो गए का ये मतलब नहीं कि आप अपना ख्याल रखना छोड़ दें। यू स्टॉप वरिंग अबाउट योरसेल्फ, यू स्टार्ट पुटिंग ऑन वेट, यू स्टॉप टेकिंग केयर अबाउट योरसेल्फ। आप अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो वो जो अट्रैक्शन है वो भी कम हो गई, अटेंशन वैसे ही कम हो गई। 80% अटेंशन जो पहले 100% थी, अब उसमें 80% बच्चों को मिलनी शुरू हो गई। हस्बैंड गौर साहब, जिस तरह आपने फिजिकलिटी की बात की, फिजिकलिटी जो वक्त के साथ साथ डेफिनेटली वो चार्म खत्म हो जाता है। ये तो फिजिकलिटी की बात की आपने। जहां तक मेंटल मेंटल कंपैटिबिलिटी की बात आती है, वो तो शादी होने के बाद वक्त के साथ साथ डेवलप होती है। ठीक है सर? नहीं, वो आजकल डेवलप नहीं होती, वो इरोड होती है। उसकी बेसिक वजह यह है कि 6 ह्यूमन नीड्स में नंबर 1 पे है सर्टेनिटी। नंबर 1 पे है उन ह्यूमन नीड्स में से सर्टेनिटी। और सर्टेनिटी उस दिन जो है हस्बैंड एंड वाइफ की खत्म हो जाती है, उस रिलेशनशिप में कमिटमेंट खतरे में पड़ जाती है जब वो बंदा किसी दिन गलती से अपना फोन घर छोड़ जाता है या उसका फेसबुक अकाउंट खुला रह जाता है या वाइस वर्सा। फिर उनको वो सारी चीजें नजर आती हैं कि ओ माय गॉड, ये तो पिछले 4 साल से हो रहा था एंड वी आर मैरिड फॉर द लास्ट 2 years या वट एवर द केस में बी। जो चीजें छुपा के रखते हैं हम, वो चीजें जब नुमायां होती हैं तो वो सर्टेनिटी खत्म हो जाती है। सबसे ज्यादा खवातीन जो हैं वो एलर्जिक होती हैं जब अपने हस्बैंड के हाथ में वो मोबाइल देखती हैं और हस्बैंड जो है किसी कोने में मुंह दे के बात कर रहा होता है और वो कहता है मैं ऑफिस की बात कर रहा हूँ ना। हाउ इज इट पॉसिबल? ऑफिस की बात करनी है और आपको प्राइवेसी चाहिए। हाँ, आप कह सकते हैं कि जी बच्चे शोर ना करें। आप कह रहे हैं वक्त के साथ साथ फिजिकल एक केमिस्ट्री वैसे ही अट्रैक्शन कम होती जाती है, तो वक्त के साथ साथ जो मेंटल कंपैटिबिलिटी है ये इरोड होती है, ये इनहेंस नहीं होती। दैट्स व्हाट यू ट्राई टू से। कंपैटिबिलिटी तो आप ये कह सकते हैं कि कंपैटिबिलिटी तो आप डिस्कशन के पर्पस के लिए, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स के लिए, वो सिंक्रोनाइजेशन ऑफ थॉट्स, वो अलग चीज आ जाती है। ये कमिटमेंट के उसमें मैं कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ, कमिटमेंट के दोनों कितने कमिटेड हैं उस रिलेशनशिप में, उस हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जो इनकम्पैटिबिलिटी है वो तो खत्म हो जाती है जब आपने शादी कर ली। अब आपको पता है कि यही मेरा हस्बैंड है या यही मेरी वाइफ है, तो रिगार्डलेस वो अच्छी है, लंबी है, पतली है, मोटी है, बंदा कैसा है, जैसा है वैसा है। सो एज वेयर इज बेसिस के ऊपर आपने जब एक दफा वो कर लिया, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, नाउ यू आर हस्बैंड एंड वाइफ टिल डेथ डू अस अपार्ट, वो वाली बात हो गई। तो उसके बाद जो ये जो स्ट्रेसर्स आते हैं, उनमें से सबसे बड़ा स्ट्रेसर जो होता है वो अनसर्टेनिटी है। और अनसर्टेनिटी कहाँ से होती है? जब उसको पता चलता है औरत को या मर्द को, देयर इज अ थर्ड पर्सन इन द शैडो। थर्ड पर्सन इन द शैडो जो है, दैट इज द मेन रीजन। उसके बाद फिर और ज्यादा चीजें खराब होना शुरू हो जाती हैं। तो कई दफा कुछ लोग परसीव कर लेते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो दे आर गोइंग थ्रू इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, उनके अपने पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर होता है। उनको लोगों को शक होता है अपने हमेशा स्पाउस के ऊपर किसी ना किसी चीज पे। अगर वो खूबसूरत ज्यादा तब उनको प्रॉब्लम होगी, अगर वो मालदार ज्यादा तब प्रॉब्लम होगी, अगर वो पढ़ा लिखा ज्यादा तब प्रॉब्लम होगी। तो वो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो प्राइम ट्रिगर है, प्राइम स्ट्रेसर है, दैट इज अनसर्टेनिटी। तो मुझे एक बात बताइएगा, इसके अंदर जिस तरह फिजिकल, मेंटल हो गई आपकी ये सारी, इसमें स्पिरिचुअल किधर फॉल करती है? देखें, स्पिरिचुअल जो है, वो जो लोग स्पिरिचुअली ज्यादा स्ट्रांग होते हैं वो अल्लाह से लो लगाते हैं या पीरी फकीरी के चक्कर में पड़ जाते हैं या मनते मुरादें करनी शुरू कर देते हैं। वो फिर आखिर में उनका ये होता है कि वो सारी चीजें छोड़ देते हैं। वो कहते हैं बस मेरी यही कुल कायनात है, यही मेरी दुनिया है, यही मेरा सब कुछ है, और वो उसी में वो हो जाते हैं, अपनी जिंदगी वक्फ कर देते हैं। वो देखें, इस्लाम में रहबानियत का तस्वर नहीं है। दुनिया में रहते हुए, दुनिया के सारे काम करते हुए फिर आपने करना है।
हमारे हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां भी की, अज़वाजी जिंदगी भी निभाई, जंगें भी लड़ी और तजारत भी की, और उन्होंने स्ट्रैटेजिक प्लानिंग भी की, नेशन बिल्डिंग भी की, उन्होंने स्ट्रैटेजीज भी बनाई, वॉर की, सारा कुछ किया। आजकल हमारे घरों में जो हमें सबक दिया जाता है कि तुम नमाज पढ़ो 5 वक्त की तो डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। नाउ डिप्रेशन हैज नथिंग टू डू विद नमाज। नमाज पढ़ने से दिल को सुकून मिलता है, लेकिन जैसे आपको एक एलिमेंट होती है, जैसे आपको हार्ट की प्रॉब्लम होती है तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, जैसे आपको आई साइट की प्रॉब्लम होती है तो आप आई साइट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और एक चश्मा बनवाते हैं, एक एनक लेते हैं जिसका नंबर एग्जैक्टली वो होता है जो आपकी डेफिशिएंसी होती है। तो जब हमारे मुल्क में, पाकिस्तान में और ये बहुत सारे मुल्कों में ये टैबू है कि मेंटल इलनेस को हम मेंटल इलनेस नहीं ट्रीट करते और कहते हैं कि ये स्पिरिचुअलिटी में जो लोग चले जाते हैं वो नहीं, इसका ताल्लुक स्पिरिचुअलिटी से नहीं है। कुछ लोग स्पिरिचुअलिटी में एस्केप कर रहे होते हैं, कुछ वैसे ही सारी चीजों से तवज्जो हटा देते हैं। हमने इस दुनिया में रहना है सारी चीजों के साथ, विद ऑल द चैलेंजेस, विद ऑल द अट्रैक्शन। हमने नेक काम करने हैं तो शैतान के बहलाने के बावजूद, उसके फुसलाने के बावजूद, सारी चीजों के रहते हुए हमने वी हैव टू वॉक ऑन सिराते मुस्तकीम। अगर हमने सिराते मुस्तकीम पे चलना है तो हमने जंगल में जाके नहीं जिंदगी गुजारनी। बट गौहर साहब एक बात कहूंगा, स्पिरिचुअलिटी डज नॉट मीन रहबानियत। स्पिरिचुअलिटी तो है फाइंडिंग योरसेल्फ। आप चीजों को जो आपके अंदर कमियां कोताहियां हैं, दीन की तरफ लौ लगाएं, अल्लाह से इबादत करें, ताकि आप, क्योंकि सबसे बड़ा जो इंसान का ताल्लुक होता है वो जिस तरह कहते हैं ना, एक तो सबसे बड़ा ताल्लुक है रिश्ता नजरिए का। लोग नजरिया लेके, जिस तरह आपने वो कहा, वो ब्रेन वॉश होके कोई आया खुदकुश, उसको एक नजरिया दिया गया जिसकी बेस पे उसने लोगों को मार दिया। लोग नजरिए की बेस पे कत्ल कर देते हैं। और दूसरा सबसे बड़ा रिश्ता होता है, मैंने जितनी पढ़ी चीजों को, वो रूहानियत का रिश्ता होता है, नजरिया और रूहानियत का। और जितना हमारे अंदर खौफ खुदा ज्यादा होगा और मखलूक से मोहब्बत जितनी ज्यादा होगी, जिसको मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके, खौफ खुदा हो और खल्क की जो हो ख्याल हो आपके दिल में, तो फिर आपकी आहिस्ता आहिस्ता जो आप बेहूदगियां एक रिलेशनशिप से बाहर कर रहे होते हैं, चाहे दूसरों छोटों से के साथ हो, बड़ों के साथ हो, मुलाजमों के साथ सलूक हो, बीवी के साथ हो, बच्चों के साथ, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता वो इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है। आप सही कह रहे हैं। देखें, लेकिन आप उसको अगर इस वर्ल्डली कॉन्टेक्स्ट में लें तो वो रूहानियत हो, वो स्पिरिचुअलिज्म उसको कह लें, सेल्फ डिस्कवरी कह लें, जर्नी ऑफ सेल्फ कह लें, उसको किसी भी आप उसमें ले, लेकिन दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक हकूक अल्लाह है, एक हकूक अबाद है। हकूक अल्लाह के लिए उसने एक दिन मुकर्रर किया है, जिस दिन वो पूछेगा भाई तुमने नमाज पढ़ी कि नहीं पढ़ी, तुमने ज़कात दी कि नहीं दी, तुमने क्या किया, अपने जो मैंने माल तुम्हें दिया था उसका तुमने क्या मसरफ किया, ठीक है ना, वो सारी चीजें। लेकिन हकूकुल अबाद की इतनी सख्ती है कि जिसका तुमने हक मारा है, जब तक वो तुम्हें माफ नहीं करेगा तो तुम्हारी कोई दुआ, कोई नमाज, कोई कबूल नहीं होगी, और अल्लाह भी माफ नहीं करेगा। अब आप अपने इर्द गिर्द जरूर नजर दौड़ाइए, आपकी अपने दोस्तों में, अहबाब में, फैमिली में कितने लोग ऐसे होंगे जो 5 वक्त के नमाजी हैं और बहुत बाकायदगी से उम्रा भी करते हैं, हज भी करते हैं, लेकिन जब विरासत में बहन का हिस्सा आया होगा या बेटी का हिस्सा आया होगा तो क्या उन्होंने उसी तरह से वो उनके साथ इंसाफ किया होगा? अपने घर के बाहर जो मोहल्ले में गरीब आदमी है उसको वो मदद नहीं करते, ठीक है, और जाके किसी और ट्रस्ट में, किसी फंड में जाके 10,000 रुपए दे आते हैं। देखें, हमें चीजें जो है ना उस तनाजर में देखनी है कि मुझे सबसे पहले अपने घर की दीवारें मजबूत करनी है, फिर घर से बाहर लोगों की मदद करनी है, उनके घरों में मैंने खुशियां पहुंचानी है, उनका मैंने हेल्प करनी है, सफेद पोश लोगों की मदद करनी है, मैंने बहुत सारे काम करने। लेकिन स्टार्ट मैंने कहां से करना है? अपने डोर स्टेप से। अपने जात का मैंने मुहासबा करना है सबसे पहले
कि क्या मेरी जात से तो किसी को नुकसान नहीं पहुंच रहा, क्या मेरी वजह से किसी का दिल तो नहीं दुख रहा, क्या मेरी वजह से किसी की आंख में आंसू तो नहीं आ रहे। ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं। गौर साहब, ये तो हमारा ईस्ट की सोसाइटी है। वेस्ट की सोसाइटी जहां हम लोग, मैं रह रहा हूं, और वेस्टर्न वेस्ट जो है, जो वेस्टर्न वेस्ट के 10 मुल्क हैं और कनाडा और अमेरिका है, जहां इकोनॉमिक कंडीशंस इज नॉट एज दैट बैड ऑफ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सी फैसिलिटीज आपको ऑन योर डोर स्टेप मिल जाती हैं, जहां हर काम इंसान अपनी मर्जी के तहत कर रहा है। स्पेसिफिकली अपनी जिंदगी का लाइफ पार्टनर चुनना, काम करना ना करना, वहां पे इन चीजों की क्या वजूहात नजर आती हैं आपको? अच्छा, पहले स्टार्ट करते हैं अपनी मर्जी का लाइफ पार्टनर चुनना। जो 2018 में रिसर्च हुई थी, जिसका मैं अभी जिक्र कर रहा था शुरू में इस टॉक के, उसके नतीजे में ये देखा गया कि 55% जो अरेंज्ड मैरिजेस हैं उनमें, और 45% जो मैरिजेस बाय चॉइस हैं उनमें, दोनों में हैप्पीनेस का जो कंपोनेंट है वो तकरीबन बराबर ही है। इट हैज नथिंग टू डू विद अरेंज मैरिज और जो है मैरिज बाय चॉइस। इट इज व्हाट यू डू इन दैट मैरिज। वैसे अगर आप वो रेशो देखें तो जो लव मैरिजेस हैं उनमें डाइवोर्स की रेशो बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू अरेंज मैरिजेस। अच्छा, अब वेस्ट की टिपिकल मिसाल लें। वेस्ट की टिपिकल मिसाल में यह है कि व्हेन टू ऑपोजिट जेंडर्स दे मीट, वो लड़का लड़की मिलते हैं, मर्द औरत मिलते हैं, दे स्टार्ट फ्रॉम द डे वन, वो पूल करते हैं, वो अपने रिसोर्सेज पूल करते हैं और वो बिल पे करते हैं 50-50। इवन इफ दे गो फॉर अ मूवी, डिनर, किसी वो उस पे जाते हैं, किसी वेकेशन पे, एक्सकर्शन पे, वो अपने बिल्स दोनों पे करते हैं 50-50। और जब उनकी शादी हो जाती है तब भी वो ऐसे ही चलता है सिलसिला। उधर जो वायलेंस है, डोमेस्टिक वायलेंस है, उसके रीजंस बहुत सारे और हैं। वहां पे जो है नंबर वन, वहां पे फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी जो है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। नंबर टू पे वहां पे जो है वो इनफिडेलिटी है। नंबर वन पे इनफिडेलिटी नहीं है, बिकॉज वंस दे गो इनटू अ रिलेशनशिप, जो रेशियो है उनकी मैरिड कपल्स की वो लेस है एज कंपेयर टू व्हेन दे आर नॉट मैरिड। तो वो उनके जो चॉइसेस होती हैं वो उनके चूंकि एक्सेप्टेबल नॉर्म्स हैं उनकी सोसाइटी में तो वो और उनका है। लेकिन वंस दे आर मैरिड, दे आर लिविंग टुगेदर एज हस्बैंड एंड वाइफ, तो उनके स्ट्रेसेस जो होते हैं वो फाइनेंशियल नंबर वन पे आता है। फिर उसके बाद उनका जो है नंबर टू पे आता है कि हाउ मच दे टेक केयर ऑफ द लोड, हाउस का जो है, हाउस चोर्स का जो है, बच्चों की वो है, अपब्रिंगिंग का जो है, घर के बाकी काम काज हैं, वो सारी चीजें फिर उस तरह से वो उस पे करते हैं। तो और गौर साहब, ये जो करंट सिनेरियो चल रहा है, लॉकडाउन, तो आपको लग रहा है ये जो लोगों का डिवोर्स या डोमेस्टिक वायलेंस में एक सर्ज आ रहा है, ये बिकॉज ऑफ मोस्टली फाइनेंशियल है? जी, उसकी फाइनेंशियल की वजह यह है कि नाउ बोथ आर आउट ऑफ जॉब। वो हस्बैंड हो, वाइफ हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, कहीं पे भी डेवलप्ड कंट्रीज में दोनों काम कर रहे होते हैं। अब दोनों आउट ऑफ जॉब है, दोनों के पास कोई नहीं है सोर्स ऑफ इनकम, दोनों को जो है उनकी जॉब्स एट स्टेक हैं, बिजनेस उनके गॉन डाउन द ड्रेन, इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया। एक तो वो है। दूसरा ये है कि पहले वो बंदे को ये आदत थी कि अपने ऑफिस से निकलता था, ही यूज्ड टू गो टू द पब। अब वहां जाके बैठता था 2-3 घंटे, दोस्तों के साथ बैठता था, ऑफिस की स्ट्रेस उसकी निकल गई, गपशप मार ली दोस्तों के साथ, अच्छा टाइम उसने स्पेंड कर लिया। घर आया, सोबर था या नहीं सोबर था, उसने आके घर में काम किया या नहीं काम किया, लेकिन वो एग्रीवेट तब हुआ जब वो 24 आवर्स का लॉकडाउन शुरू हुआ, एंड फॉर वीक्स एंड वीक्स। अब उसको समझ नहीं आ रही, जो उसको आदत है बाहर जाके, कुछ लोगों को आदत थी वो रोज शाम को जो है अपने कोई स्पोर्ट्स, एक्टिव स्पोर्ट्स में थे, कुछ क्लबिंग में थे, कुछ जो है वो पब्स में थे, व्हाटएवर दोज एक्टिविटीज वर,
अब उनको समझ नहीं आती वो क्या करें। सुबह उठते हैं, सुबह दोपहर हो जाती है, दोपहर से शाम हो जाती है, दे हैव नथिंग टू डू, दे कैन नॉट बी दैट प्रोडक्टिव इन देयर हाउस, वर्किंग फ्रॉम होम उतना प्रोडक्टिव नहीं है, और फिर वो उनको किसी से बात करने का मौका नहीं मिल रहा सवाए अपनी वाइफ के या लिव इन पार्टनर के और फैमिली के। तो उनका जो है वो, और ख़वातीन का भी ऐसे ही है, जो वर्किंग वुमेन है उनका ये था कि वो बाहर जाती थी, अपनी फ्रेंड के साथ बैठती थी, कोई कॉफ़ी ब्रेक में कोई दिल का बोझ हल्का हो गया, कोई लंच ब्रेक में किसी से बात कर ली, तो दे यूज्ड टू वेंट आउट और दे हैड अ कपल ऑफ चांसेस, किसी से गपशप लगा ली, किसी से बात कर ली, 100 चीज़ें होती हैं, लोग एक दूसरे को देख के इंस्पायर भी हो जाते हैं, एक दूसरे से इम्प्रेस भी हो जाते हैं, दे फील मोटिवेटेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब वो उनको जो चार दीवारी है उसके अंदर रहते हुए, इसको कहा जाता है कैबन फीवर। कैबन फीवर में क्या है, स्ट्रेस बहुत बढ़ जाता है आपका, इसलिए उसको कहा जाता है कैबन फीवर, कि आपकी एंग्जाइटी बहुत बढ़ जाती है, अनसर्टेनिटी है कि कब होगा कब होगा कब होगा, कोई नहीं बता सकता। वो खा एंड्रयू कोमो हो, न्यूयॉर्क का गवर्नर हो, या डोनाल्ड ट्रंप हो, या किसी हेड ऑफ स्टेट हो किसी मुल्क का कोई भी, वो ये नहीं बता सकता कि ये लॉकडाउन कितने अरसा और चलेगा। और लोग इससे भी परेशान है कि इज दिस द वन, या इसके बाद इसका रीलैप्स भी होगा, क्योंकि अगर लॉकडाउन वो कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं, तो ओपन कर देते हैं सारे बिजनेसेस, सारे स्कूल, सारी शॉप्स, सारे हर चीज़, तो उसके बाद ये ना हो कि फिर दोबारा से एक रीलैप्स हो जाए और इट अगेन गोज इनटू अ बिगर मेस ऑल द सिचुएशन। तो ये एंग्जाइटी, ये स्ट्रेस जो है ये बहुत ज़्यादा है लोगों के लिए, और जिनको घर में रहने की आदत नहीं होती, सारा दिन बाहर घूमने फिरने की आदत होती है, वो घर में बैठ ही नहीं सकते, और ये उनके लिए बहुत बड़ा एक अजाब होता है। जैसे कुछ लोग फील्ड के होते हैं, दे डोंट माइंड इन द सन, इन द विंड, इन द कोल्ड, वो सारे दिन घूमते फिरते हैं बाहर, दे आर मोर ऑफ अ सेल या प्रोजेक्ट ओरिएंटेड लोग होते हैं। उनके लिए सबसे बड़ी सज़ा क्या होती है, उनको कंप्यूटर के सामने, डेस्क कंप्यूटर के सामने चेयर पे बिठा दिया जाए, 9 to 5 की जॉब दे दी जाए, तो वो कहते हैं मैंने ये नौकरी नहीं करनी, मैं रिजाइन कर दूंगा, बिकॉज दे आर सो यूज्ड टू दैट काइंड ऑफ वर्किंग एनवायरनमेंट। तो बहुत सारे स्ट्रेसर्स हैं, और सर वी कैन जस्ट होप फॉर द बेस्ट कि इंशाल्लाह ये चीजें खत्म हो, लोगों की जिंदगियों में बेहतरी आए, लोग दोबारा से एक दूसरे के साथ कनेक्ट हों और जिंदगी नॉर्मल की तरफ आए, और अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे जो जहां भी मौजूद है। गौहर साहब, एनी लास्ट वर्ड्स बिफोर वी रैप अप? देखें, मैं इसको इस बात पे कंक्लूड करूंगा कि दो बातें, एक रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में कि द क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप इज व्हाट यू टॉलरेट। आप जो बर्दाश्त करेंगे वहां से आगे वो चीज खराब नहीं होगी। यू हैव टू ड्रॉ अ लाइन इन द सैंड कि दैट्स इट, और वो आप ना कहना सीखें, लर्न हाउ टू से नो। ये रिलेशनशिप के कॉन्टेक्स्ट में है कि द क्वालिटी ऑफ लाइफ इज व्हाट यू टॉलरेट, और एक ओवरऑल लाइफ के कॉन्सेप्ट में चीज है कि इन ऑर्डर टू डू मोर, in order to have more, do more. In order to have more in life, do more, do something different. Okay. If you are doing what you have been doing and you continue doing, you will get the same results. In order to change your life, change your thoughts. That's it. Okay. I should thank everyone who was watching on Irfan Khanhu Facebook page and Irfan Khanhu YouTube, and I must thanks Sir Gohar Sharif for giving me the time. Sir, it's been a pleasure talking to you to educate people regarding the current scenario and the lockdown. Thanks a lot, sir. Take care. Assalamu alaikum. Thank you. Walaikum assalam. Thank you very much. Pleasure. Allah.